हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर है? हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है? ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना उसके बारे में एक बुक पे जो है वो मैंने पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन है ना वो इंसान के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के साथ नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, सर्वाइवल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर ये जुड़ी हुई है किसके साथ? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी के साथ। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उससे जो सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंसान ज़िंदा रहेगा। इंडिविजुअल की बात करें तो वो ज़िंदा रहेगा, लेकिन जो अगर पूरी स्पीशीज़ की बात करें तो उसके ऊपर हाँ खतरा हो सकता है, वो जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए ये किस लिए ज़रूरी होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के अंदर भी हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वो किसके अंदर होती है? वो होती है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो बॉडी सिस्टम्स है ना उसका एक पार्ट भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसके ऊपर ही जो है हम क्या पढ़ेंगे, उसको डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना उसके अंदर हमारे पास दो होती हैं। एक होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो हमारे पास होते हैं, एक ही होता है और एक ही होता है। अब अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका फ़ायदा क्या है? मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है? ये मतलब इससे इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर हम इसकी मतलब उसमें जाएँ, डेप्थ में जाएँ तो और हम ये सोचेंगे इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, तो हमें बस यही समझ आता है कि भाई स्पीशी कंटिन्यू हो रही है और जो है वो नस्ल बढ़ रही है, बस यही समझ में आता है। लेकिन असल में इसका ये भी फ़ायदा होता है कि इससे जो है ना डीएनए सेव हो रहा होता है। ठीक है, क्या मतलब इसका जो बेसिक फ़ायदा है ना वो ये है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ नहीं है। बेसिक फ़ायदा इसका ये है कि जो डीएनए वो सेव्ड होता है किसके अंदर? नेक्स्ट स्पीशीज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्पीशीज़ के अंदर डीएनए के सेव होने को हम क्या कह देते हैं कि वो इसका बेसिक पर्पज़ है। ठीक है, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना उसके हम यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो उसका जो यूनिट होता है ना वो हमारे पास एक इंडिविजुअल होता है। क्या सोचो, इंडिविजुअल होता है, एक स्पीशी होती है, क्योंकि इंडिविजुअल पे तो असर नहीं ना पड़ रहा था उसके, तो वो मतलब क्या नाम है, सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर एक स्पीशी होती है, अगर वो नहीं होती तो क्या एक पॉपुलेशन होती है। तो इनमें से कोई भी नहीं होता उसका यूनिट किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूनिट क्या होता है? फिर अब हमने बात करनी है ना, हमने एक इंडिविजुअल के अंदर उसके जो मतलब सेल्स हैं उस लेवल तक जाके बात करनी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि उसके अंदर जो गैमेट्स है ना उसके वो किस क्या होते हैं? यूनिट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है वो क्या है? उसके जो है ना गैमेट्स जो है वो उसका यूनिट है। मतलब अगर गैमेट्स होंगे तो ही नेक्स्ट क्या होगी? फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है ना, गैमेट्स का जो बनना है फॉर्मेशन, उसको क्या कहते हैं? उसको कह देते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और अगर जो गैमेट्स हैं मतलब जब गैमेट्स बन जाते हैं तो बनने के बाद वो क्या करते हैं? फ्यूज। जो उनकी फ्यूजन है, फ्यूजन को क्या कहते हैं? फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी, या सिनगैमी के अलावा एक और नाम है फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक है ना उसके ऊपर आ जाते हैं, तो वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले हम फंक्शन पढ़ेंगे कि उसका फ़ायदा उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं, वो क्या क्या जो फंक्शंस है ना बॉडी के जिनको कैरी आउट कर रहा है, तो वो कौन कौन से हैं। पहले तो हमारे पास आ जाता है यूरिनेशन। ठीक है, मतलब अगर उसने यूरिन को पास करना है तो वो कहाँ से करेगा? यूरिथ्रा से पास करेगा। तो ये भी क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये भी फंक्शन है। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ जो आगे जाकर डिस्कस होगी, लेकिन मैं अभी बता रही हूँ, फिर मैं दोबारा पूछूंगी वहाँ पे। तो जो ब्लैडर होता है उसके अंदर जो मसल्स होते हैं ना उन मसल्स का नाम होता है डेट्रोसर्स मसल्स। ठीक है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा होता है? यूरिथ्रा आ रहा होता है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसके इर्द गिर्द जो इसकी वाल के अंदर मसल्स मौजूद है ना उनका नाम होता है डेट्रोसर्स मसल्स। ठीक है, और जो डेट्रोसर नाम है किस बेस पे? साइंटिस्ट की बेस पे। ठीक है, अब यूरिनेशन पहले तो उसका फंक्शन आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद जो उसका अगला फंक्शन है वो होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से मुराद होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स। और इसके अलावा अच्छा ये जो मैंने यूरिनेशन लिखा है ना इसका एक और नाम होता है, उसको कह देते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, मतलब यूरिनेशन को मैं क्या कह सकती हूँ? मिक्चुरेशन। अच्छा, इसका ज़्यादा जो सूटेबल नाम है वो मिक्चुरेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा गैमेट्स की सारी बातें यहाँ पे फॉर्मेशन भी होगी, तो हम यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस तो नहीं कहेंगे क्योंकि हम इन जनरल बात नहीं कर रहे। मतलब हम अब स्पेसिफाई कर दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गैमेटोजेनेसिस है तो वो क्या होगी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर गैमेट्स का बनना क्या होगा? तो मेल के अंदर गैमेट्स होते क्या? तो वो होते हैं स्पर्म सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैमेटोजेनेसिस है उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो उसके अंदर क्या कहते हैं? ओवोजेनेसिस। इसके अलावा जो इसका और फंक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है हार्मोन्स को बनाना, हार्मोन्स की प्रोडक्शन। ठीक है,
अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, और एक जो दूसरे होता है उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे मुराद होता है जो मेन वाले हैं, ठीक है। मेन वाले जो हैं वो किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर आ जाएंगे। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है ना, उनके अंदर एक्सेसरी वाले आएंगे। और जो एक्सेसरी है ना, ये वाले एक्सेसरी वाले ऑर्गन्स, इनका काम क्या होता है कि उन्होंने पैसेज देना होता है, ठीक है। किसको पैसेज देना होता है, इन्होंने पैसेज देना होता है गैमीट्स को। तो गैमीट्स को जो रास्ता दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो क्या कर रहा है, वो मेन है। स्प्रेड करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, वो मतलब स्पर्म सेल्स बनाएंगे, वो गैमीट्स बनाएंगे, वो गैमेटोजेनेसिस का काम करेंगे, जो कि मेन काम है। तो मेन काम मेन ऑर्गन्स करेंगे, और जो सेकेंडरी और एक्सेसरी काम है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास मेन ऑर्गन है जिसके अंदर वो मतलब गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, तो वो है कौन सा, तो हमारे पास होती हैं टेस्टिस, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो उसके अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ओवरी। लेकिन अभी हम फीमेल को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पैसेज ऑफ गैमीट्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो पैसेज ऑफ गैमीट्स है ना, इसके अलावा इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह भी आ जाएंगे। ग्लैंड्स भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें ग्लैंड्स आ जाएंगे, और इसमें क्या आएगा, जैसे हमारे पास उसके अंदर डक्ट्स वगैरह आ जाएंगी ना सारी, तो वो भी इसी के अंदर यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है उसके अंदर मैंने टेस्टिस के बारे में तो बताया, ठीक है। अब जो टेस्टिस है इसका काम क्या है, पहले तो मैंने बताया ना, इसने क्या करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी है, गैमीट्स वगैरह बनाने, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसने एक तो गैमीट्स बनाने हैं, दूसरा इसने हार्मोन्स भी बनाने हैं, ठीक है। हार्मोन्स भी बनाने हैं और गैमेट्स भी बनाने हैं। अब देखो, एक तो ये क्या कर रहा है, हार्मोन्स बना रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, गैमेट्स बना रहा है। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका फंक्शन जो है वो एंडोक्राइन भी है, ठीक है, और इसके अलावा इसका फंक्शन जो है वो एक्सोक्राइन भी है। अगर ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के तौर पर काम कर रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि कैसा ग्लैंड है, ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि टेस्टिस क्या है, तो पहले तो हम ये कहेंगे वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। दूसरा वो क्या है, वो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो जो टेस्टिस होती है ना, वो जो एक मतलब फिटस होता है, फिटस के अंदर टेस्टिस, अच्छा अगर बात करें ना सारे ऑर्गन्स के बनने की, तो सारे के सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं पहले 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड के पहले 3 मंथ्स के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं। लेकिन 3 मंथ्स में अगर देखो, अगर वो सारे ऑर्गन्स बन गए तो यकीनन फिर टेस्टिस भी बन गई होंगी। और अगर टेस्टिस बन गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो मतलब बनी है, लेकिन वो इंट्रा एब्डोमिनल है। इंट्रा एब्डोमिनल से ये मुराद है कि वो जो फिटस है ना, उसकी जो पेट है उसके अंदर जो है ना, उसकी मौजूद है टेस्टिस, ठीक है। उसके बॉडी के अंदर मौजूद है, उसके इंट्रा एब्डोमिनल है, उसके एब्डोमेन के अंदर मौजूद है, ठीक है। और जैसे मतलब अब हमारे पास 7th मंथ आएगा ना, 7th मंथ के अंदर क्या होगा कि वो जो टेस्टिस है ना, वो हो जाएंगी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने से ये मुराद है कि वो जो है वो बॉडी के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हम ये भी बात कर लेंगे भाई एक 7 मंथ का, वो जिसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि अगर 7th मंथ हो, ठीक है, तो अगर तभी वो जो बेबी है तो उसके अंदर भी क्या होंगी, उसकी जो टेस्टिस होंगी वो उसकी बॉडी के बाहर होंगी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होंगी। लेकिन हमारे पास एक रेयर केस भी होता है, उस रेयर केस के अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिस है ना वो बॉडी के अंदर भी रह जाती हैं, ठीक है। तो वो जो रेयर केस है, जो एबनॉर्मेलिटी है, उसका नाम, उसको कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ये जो हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन है ना, इसका नाम क्या है, क्रिप्टोर्किडिज्म, ठीक है। अब जो क्रिप्टोर्किडिज्म है इसके अंदर क्या होता है, अनडिसेंडेंट जो है ना वो होती हैं टेस्टिस, ठीक है। अनडिसेंडेंट टेस्टिस होने से ये मुराद है, अब मैं बताती हूँ। हमारे पास जो टेस्टिस है ना वो क्या हो जाएगी, मतलब वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं होंगी, वो इंट्रा एब्डोमिनल ही रह जाएंगी। असल में ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे केनाल बनी होती है, उसको कहते हैं इंगुअल केनाल। कौन सी केनाल होती है, इंगुअल केनाल होती है, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि ये मेरे पास क्या है, एब्डोमेन की लाइन है, ये भी एब्डोमेन की लाइन है, ये भी एब्डोमेन की लाइन है, और ये मेरे पास क्या है, इंगुअल केनाल है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, सक्रोटम। सक्रोटम से क्या मुराद होता है, सक्रोटम से मुराद होता है वो वाला पोर्शन जिसके अंदर टेस्टिस आती हैं। जब वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है ना, तो टेस्टिस जो है वो इस पोर्शन के अंदर आती है। और ये क्या होता है, ये बैग ऑफ स्किन होता है, स्किन का बना हुआ एक बैग है। उस बैग के अंदर क्या आ जाएंगी, जब टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होंगी तो वो इसके अंदर आएंगी और इंगुअल कैनाल से नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पे पहले जब वो इंट्रा एब्डोमिनल होंगी ना, वो यहाँ पे होंगी एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होंगी तो वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर ये वाली जो मैंने कंडीशन बताई है क्रिप्टोर्किडिज्म, उसके अंदर क्या होगा कि जो टेस्टिस है ना वो यहाँ पे नहीं आएंगी, बल्कि वो कहाँ रहेंगी, बाहर ही रहेंगी। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसको सर्जरी के जरिए ठीक किया जा सकता है। अब असल में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पे टेस्टिस के होने का मकसद क्या है, वो बॉडी के बाहर आना क्यों चाहती है, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होना क्यों चाहती हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे पास टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं 35 डिग्री पे। अब देखो टेस्टिस ने काम क्या करना था, उन्होंने करवानी थी गैमेटोजेनेसिस, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो उन्होंने करवानी थी, और ये किस डिग्री टेम्परेचर पे हो रही थी, 35 डिग्री पे। लेकिन देखो अब हमारे पास मसला ये है कि जो टेस्टिस है ना वो बॉडी के अंदर है, तो बॉडी में कितना टेम्परेचर है, बॉडी में टेम्परेचर है 37 डिग्री, ठीक है। अब अगर 37 डिग्री टेम्परेचर है तो वहाँ पे तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए क्या होगा कि जो टेस्टिस है ना वो यहाँ पे मूव करनी चाहिए। तो वो किसके जरिए करवा रहे हैं हम,
सर्जरी के जरिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि टेस्टिस बिल्कुल नॉर्मल है, सही बनेंगे, सारा कुछ उनके अंदर ठीक है, लेकिन मसला ये है कि वो इंट्रा एब्डोमिनल है। जब वो इंट्रा एब्डोमिनल होंगी ना तब भी वो फंक्शनल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उनके अंदर टेम्परेचर 37 डिग्री होगा और उनके एंजाइम्स काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास सक्रोटम होता है ना, उसकी जो वो है, हम कह रहे हैं सिचुएशन, ठीक है। तो उसकी जो कंडीशन है वो क्या होती है, डिफरेंट सीजन के अंदर चेंज होती है, ठीक है, मौसम के हिसाब से वो चेंज होती है। जैसे अगर हम समर सीजन के अंदर बात करें तो समर सीजन के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो देखो, मतलब ये मेरे पास फर्ज करो, ये है मेरे पास, सॉरी, ये है मेरे पास इंगुअल कैनाल और ये है मेरे पास क्या, सक्रोटम, ठीक है। अब अगर जो सक्रोटम है ना, जो जब हमारे पास टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, जो मतलब समर का सीज़न है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसे अपना 35 डिग्री को मेंटेन करना है, 35 डिग्री मेंटेन करना है, तो इसके लिए क्या है, ये एब्डोमेन से ज़रा दूर है, मतलब असल में इसके जो मसल्स है ना वो क्या हो जाएंगे, वो इसके मसल से रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जब मसल से रिलैक्स हो जाएंगे ना तो ये एब्डोमेन से ज़रा दूर हो जाएगा, और एब्डोमेन जो उसका उससे दूर क्यों रहा है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो यहाँ से तो इसे हीट मिल रही है, वो यहाँ से हीट जो उससे बच रहा है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री मेंटेन रहे, उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो काम करते रहें, ठीक है। और अगर विंटर सीजन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके लिए क्या है कि इसको जो है ना हीट नहीं मिल रही, ठीक है। जब हीट नहीं मिल रही तो इसके जो मसल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, अब इसके मसल्स देखो, मैंने बताया था ना पहले, इसके अंदर मसल्स भी मौजूद हैं, अभी मैं वो बताती हूँ, ठीक है। इसके जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, इसके मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जब इसके मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे ना तो ये जाके एब्डोमेन के साथ टच होने लग जाएंगे, फिर जब एब्डोमेन के साथ टच होंगे तो इसका जो 35 डिग्री टेम्परेचर है, इसको बॉडी से भी हीट मिलेगी और ज़्यादा हीट मिलेगी, तो एब्डोमेन से जो हीट मिलेगी उसकी वजह से जो इसका टेम्परेचर है वो 35 डिग्री मेंटेन होगा और ये सही से काम करेगा। मसल्स की बात कर लेते हैं, तो देखो सक्रोटम है ना, उसके अंदर क्या है, बैग ऑफ स्किन है, और बैग ऑफ स्किन के ऊपर क्या मसल्स हैं। अब जो मैंने पहले मसल्स बताए थे वो कौन से थे, रेट्रोसर्स मसल्स है, ठीक है। और वो किसके थे, यूरिनरी ब्लैडर के थे, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मसल्स होते हैं, वो दोनों साइंसदान के नाम पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक होते हैं डार्टोस मसल्स, ठीक है, और एक होते हैं क्रीमेस्टर्स मसल्स, ठीक है। डार्टोस और क्रीमेस्टर्स, ये दोनों तरह के मसल्स होते हैं, और ये किसके होते हैं, सक्रोटम के अंदर। और इनका जो नेम है वो किस बेस पे है, साइंटिस्ट की बेस के ऊपर। इसके स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा तो मैंने पहले बता दी। यहाँ पे क्या है, इंगुअल कैनाल है, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये मैं जो लाइन बना रही हूँ, ये क्या है, ये है एब्डोमेन, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ रहा है सक्रोटम, ठीक है, बैग ऑफ स्किन। और यहाँ पे जो जहाँ से ये शुरू हो रहा है ना सक्रोटम, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन के अंदर जो है ना, यहाँ पे वो आ रही होती है हमारे पास एक, मतलब हम रस्सी सी कह सकते हैं, ठीक है। उसको हम कह देते हैं कि ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। स्पर्मेटिक कॉर्ड होने से क्या मुराद है, इसका काम ये है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई चीज़ जानी है ना वो यहाँ से एब्डोमेन के अंदर चली जाएगी, एब्डोमेन से कोई चीज़ यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए ये काम हो रहा होता है। अब इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर मौजूद होंगे टेस्टिस, और जो टेस्टिस हैं उनको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे मौजूद होता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किसको जोड़ रहा होता है, वो टेस्टिस को जोड़ रहा होता है सक्रोटम के साथ। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है गुब्बरनैकुलम, ठीक है। क्या होता है, गुब्बरनैकुलम। यहाँ पे गुब्बरनैकुलम आ गया। ये इंगुअल कैनाल है, और ये मेरे पास क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और ये चीज़ मेरे पास क्या है, मेरे पास है टेस्टिस। अब देखो ये मैंने एक टेस्टिस बनाई है, लेकिन हमारे पास क्या टेस्टिस का पेयर है, ठीक है। टेस्टिस का पेयर है तो इसका मतलब क्या है, सक्रोटम के बैग का भी क्या होगा, एक पेयर मौजूद होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो टेस्टिस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर पहले तो ऐसे जो है ना कंपार्टमेंट से बने होते हैं, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ये जो इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। जैसे लोब्यूल होता है ना तो उसका मतलब ही खाना खाना होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, टेस्टिस के अंदर खाने बने हुए हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और ये कितने होते हैं खाने, ये 300 होते हैं, 250 से लेकर 300। तो अब मेरे पास अगर एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 300 हैं, तो जो दो टेस्टिस हो जाएंगे तो उनमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हो जाएंगे, 600। जो लोब्यूल्स होते हैं ना, एक लोब्यूल के अंदर होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारे ये ना कोल्ड कोल्ड किस्म की वो होती है, एक ट्यूब होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यही एक्चुअली वो जगह है जिसके अंदर जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। टेस्टिस के अंदर अगर हमसे पूछा जाए कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रही होती है, तो वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो मैं बता रही थी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किसके अंदर मौजूद है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर मौजूद है तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं, एक के अंदर कितनी है, 3, ठीक है। और हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने हैं, तो वो है 300। तो 300 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक टेस्टिस के अंदर 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ रहे हैं, किसके अंदर, एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है। और हमारे पास टेस्टिस कितनी है, ए टेस्टिस है हमारे पास 2, ठीक है, 2 टेस्टिस है। तो फिर हमारे पास टोटल जो है वो कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 1800 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बताया कि यहाँ पे ना जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल्ड होता है, उसके बाद ये होने लग जाती है सीधी, ठीक है। मतलब जैसे ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल से निकलेंगे ये सीधी हो जाएंगी, जब ये सीधी होंगी ना तो ये जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं इनका नाम होता है ट्यूबुलाई रेक्टी, ठीक है। मतलब ये देखो पहले मेरे पास क्या थी, पहले मेरे पास है टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स हम किसके अंदर गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम नेक्स्ट किसके अंदर जा रहे हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई के अंदर। रेक्टाई का मतलब भी सीधा होता है, तो ट्यूब है, और कैसे ट्यूब है, सीधी ट्यूब है, ठीक है। और जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है उसके बाद जब ये इकट्ठी होती है ना एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मतलब इसके वो बनेंगे डिब्बे से, तो वो जो जब ये इकट्ठी होंगी ना तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है। यहाँ पे मैं जो इसका नाम रखूंगी वो क्या रखूंगी, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से मुराद ये होता है कि जो ये ट्यूब्स है ना इंसानों का नेटवर्क, ठीक है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी वो कैसी थी, वो कॉइल्ड थी, और अगर ट्यूबुलर रेक्टाई की बात करें तो वो कैसी थी, वो सर्कुलर ट्यूब्यूल थी। अगर रेटिटेस्टिस की बात करें तो वो क्या थी, वो इन सारे के सारे ट्यूब्यूल्स का क्या था, नेटवर्क था। और रेटिटेस्टिस के बाद ये सारी की सारी फिर से सर्कुलेट होंगी, ठीक है। जब ये अब सेटरेट होंगे ना तो अब इनको हम क्या कहेंगे, रेटिटेस्टिस के बाद तो इनको हम कहेंगे वेजा एफ्रेंशिया, ठीक है। वेजा एफ्रेंशिया का भी नंबर जो है वो फिक्स होता है। वेजा एफ्रेंशिया होते हैं तादाद के अंदर 10 से 20, ठीक है, 10 से 20 होते हैं। 10 से 20 वैसा फ्रेंशिया है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर एक के अंदर 10 से 20 है, ठीक, इसके अंदर एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है, तो दो के अंदर कितने हो गए, दो के अंदर हो जाएंगे 20 से लेके 40 वैजा फ्रेंशिया, ठीक है। अब ये वैजा फ्रेंशिया जो ये कहाँ तक जा रहे होते हैं, वैजा फ्रेंशिया जा रहे होते हैं लास्ट तक, ठीक है, टेस्टिस के कहाँ तक, लास्ट तक। अब लास्ट तक जाने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कोल्ड किस्म की ट्यूब जो है वो बनेगी, ठीक है। और यहाँ तक वो कोल्ड होती होती यहाँ तक आ जाएगी। ये जो कोल्ड सी ट्यूब बन रही है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस के अंदर जो स्पर्म सेल्स हैं वो मेच्योर होते हैं, और स्पर्म सेल्स मेच्योर होके स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। यानी जो स्पर्म सेल्स हैं वो क्या किसके अंदर चल जाते हैं, वो स्पर्म सेल्स से स्पर्म्स बन जाते हैं, और जो स्पर्म्स हैं उनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये काम किसके अंदर होता है, एपिडिडाइमस के अंदर। और जो एपिडिडाइमस है उसकी लेंथ की बात करें तो वो 6 मीटर का होता है, 6 मीटर का, इतना बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन 6 मीटर के बावजूद वो हमें कितना दिख रहा होता है, बिल्कुल छोटा सा। मतलब यहाँ पे देखो जो मतलब सक्रोटम है, सक्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के इर्द गिर्द इतनी सी मतलब वो जगह पे क्या आया, 6 मीटर पूरा आया हुआ है। तो वो कैसे पूरा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारे पास है, एपिडिडाइमस। जो एपिडिडाइमस है ना उसके नेक्स्ट 3 पार्ट होते हैं, मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये मेरे पास एपिडिडाइमस है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना इसे कहते हैं कोर्डा एपिडिडाइमस। कोर्डा से मुराद होता है टेल, हाँ टेल होता है, कोर्डा एपिडिडाइमस हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोर्डा एपिडिडाइमस है ना यही वो वाला पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म सेल्स क्या हो रहे होते हैं, मेच्योर हो रहे होते हैं, और मेच्योर भी होते हैं और यहीं पे स्टोर भी होते हैं, स्टोर भी यहीं होते हैं और मेच्योर भी यहीं पे होते हैं, ठीक है। और जो ये दरमियान वाला पार्ट है और ये जो हेड वाला पार्ट है, ठीक है, इसका नाम है कॉर्पोरा एपिडिडाइमस, ठीक है। और इसका नाम होता है कैपोट एपिडिडाइमस। मतलब ये असल में कैप हम इसे कहते हैं ना क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट पे मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कैपोट एपिडिडाइमस, ठीक है। और जो ये नीचे वाला मौजूद है ये क्या है, कॉर्पोरा एपिडिडाइमस। कॉर्पोरा एपिडिडाइमस कहाँ पे, दरमियान में सेंटर पे मौजूद है, ठीक है। और जो कॉर्पोरा एपिडिडाइमस है ये इससे नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, कोर्डा एपिडिडाइमस में, ठीक है। और जो कोर्डा एपिडिडाइमस है उससे नेक्स्ट कौन सा पार्ट होता है, तो अच्छा ये एक और चीज़ है कि जो हमारे पास एपिडिडाइमस होता है ना ये वाली जो ट्यूब है ये मौजूद होती है, ये जो टेस्टिस होता है उसके पिछली साइड पे, ठीक है। पिछली साइड पे से क्या मुराद है, पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड पे टेस्टिस के मौजूद होती है, ऐसे सामने नहीं मौजूद होती, ठीक है। एपिडिडाइमस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा आता है, तो हमारे पास वो आता है वेस्ट डिफरेंस। जो वेस्ट डिफरेंस है ना वो असल में एपिडिडाइमस ही है लेकिन वो सीधा हो गया, ठीक है। हाँ जी सीधा हो गया। ये मतलब यहाँ से अब ये जो कोर्डा एपिडिडाइमस है ऐसे सीधी ट्यूब जो आ रही है कोर्डा एपिडिडाइमस से निकल के, ये जो सीधी ट्यूब है इसको मैं क्या कह दूंगी कि ये क्या है, ये वेस्ट डिफरेंस है, ठीक है। और जो वेस्ट डिफरेंस है वो नेक्स्ट किसके अंदर जा रहा होता है, वो जा रहा होता है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, ठीक है। वेस्ट डिफरेंस किसके अंदर जा रहा होता है, वो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट से आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इजैकुलेटरी डक्ट से नेक्स्ट आता है यूरिथ्रा, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट से क्या है नेक्स्ट, यूरिथ्रा। अब जो मेल है ना उसके अंदर ये बात होती है कि उसमें होती है यूरेनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। यूरेनोजेनिटल डक्ट से क्या मुराद है, यूरेनोजेनिटल डक्ट से ये मुराद है कि गैमीट्स और जो यूरिन है दोनों पास करने के लिए एक ही जो है ना ओपनिंग मौजूद है, किसके लिए, गैमीट्स के लिए, ठीक है, और किसके लिए, यूरिन के लिए। यूरिन के लिए एक ही जो ओपनिंग मौजूद हो तो उसके लिए हम उसको हम क्या कहते हैं, यूरेनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। तो यूरेनोजेनिटल डक्ट है वो मेल्स के अंदर मौजूद होती है, तो वो होती है यूरिथ्रा, ठीक है। तो यूरिथ्रा जो है वो उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसके अंदर से गैमेट्स पास करेंगे और उसके अंदर से क्या पास करेगा,
अब जो हमारे पास ये जो यूरिनोजेनिटल डक्ट तक जो चीज़ आ रही होती है ना वो होता है सीमन, ठीक है। और जो सीमन है ना वो टोटली स्पर्म्स नहीं होते, ठीक है। तो उसके अंदर जो 10% है ना वो होते हैं स्पर्म सेल्स, सॉरी स्पर्म सेल्स नहीं होते, स्पर्म्स होते हैं। जो स्पर्म सेल्स है ना वो इमेच्योर होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं ना वो सही वाले होते हैं और वो मोटाइल भी होते हैं। जो स्पर्म सेल्स है ना वो मोटाइल नहीं होते, ठीक है। तो 10% उसके अंदर क्या मौजूद होता है, स्पर्म्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो 90% है वो क्या मौजूद होता है, 90% होता है उसके अंदर सेमिनल फ्लूइड। अब हम बात करते हैं सेमिनल फ्लूइड वो क्या चीज़ है। जो सेमिनल फ्लूइड है जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर जो हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद है उन सारों की जो सिक्रीशन है उसको मिला के क्या कर रहे हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। सारों की जो सिक्रीशन है उसको कलेक्टिव सिक्रीशन को हम क्या कर रहे हैं कि वो क्या सेमिनल फ्लूइड है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इसका अगर कलर की बात करें तो वो कैसा होता है, वाइटिश वाइटिश और येलो वाइटिश इस तरह का सा कलर होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो है स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मैंने पहले भी बताया किसके अंदर हो रही होती है, तो वो हो रही होती है जैसे टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में हो रही थी, टेस्टिस में हो रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। टेस्टिस में कहाँ पे हो रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस के अंदर हो रही थी उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो अब अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को इस तरह से ड्रा कर लें तो उसके अंदर जो सेल्स है ना उनको डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि उसके इर्द गिर्द भी कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो इर्द गिर्द वाले सेल्स हैं ना उनके दो नाम होते हैं, एक उनका नाम होता है लिडिक सेल्स, ठीक है। लिडिक सेल्स के अलावा उनका एक और नाम होता है, वो कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। अब इन ये वाले जो सेल्स होते हैं ना इंटरस्टिशियल सेल्स, इनके ऊपर ना एक हार्मोन ने आके एक्ट करना होता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो हमारे पास होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका ये नाम होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर। मेल के केस के अंदर इनका नाम होता है ICSH हार्मोन, यही है, नाम इसका चेंज हो गया, वो क्या, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और इसके अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं जो मैं ये बना रही हूँ, दूसरे ये होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। और ये मेरे पास क्या जो भी मैं बना रही हूँ ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। तो यह जब हमारे पास होता है ना, वैसे मैं हार्मोन्स के बारे में बाद में बताती हूँ, लेकिन जैसे हमारे पास वो गोनेडोट्रोपिन्स है ना वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से निकल के वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे लगते हैं, ठीक है। जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे लगते हैं तो वहाँ से निकलता है FSH, ये मैं बाद में बताती हूँ सारे हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो जो FSH है ना वो आके ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं इनके ऊपर भी लगता है, ठीक है। और जो सर्टोली सेल्स हैं उनके ऊपर भी लग रहा होता है, किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर भी, और जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके ऊपर भी लग रहा होता है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है। मतलब जो सर्टोली सेल्स हैं वो भी डिवाइड करेंगे और जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं वो भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते कैसे हैं और इनकी जो हालत है वो कैसे, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो वो दोनों डिवाइड कर होते हैं माइटोसिस के साथ, ठीक है। माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं। और जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना वो ऐसे सेल्स होते हैं जो सारा टाइम डिप्लॉइड ही रहते हैं। क्यों डिप्लॉइड रहते हैं, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होना, जब इन्होंने आगे जाना नहीं है तो फिर इनको हैप्लॉइड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हैप्लॉइड होना क्यों होता है, हैप्लॉइड इसीलिए होना होता है क्योंकि देखो वहाँ से जो एक फीमेल है ना उस फीमेल के अंदर जो मतलब सेल होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, जो मतलब जो भी फिटस होगा या जो भी बेबी होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से डिप्लॉइड ले लें तो फिर वहाँ से हम एक हैप्लॉइड लें तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं वो तो आगे जाके पहले तो वो माइटोसिस से डिवाइड होता है, फिर वो किससे डिवाइड होता है, मियोसिस के साथ। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है ना इसका एक जो नाम है वो कौन सा होता है, वो होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स इनका नाम होता है। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल्स है इन्होंने आगे डिवाइड करना है, और डिवाइड किसके जरिए करना है, इन्होंने डिवाइड इन्होंने करना है माइटोसिस के जरिए, ठीक है। माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब देखो माइटोसिस के जरिए डिवाइड किया इन्होंने, माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया तो इसके इसके ये बात करेंगे क्या ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है, तो ये हमारे पास होता है डिप्लॉइड, ठीक है। अगर ये डिप्लॉइड है तो नेक्स्ट ये जो है ना डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड करेगा मियोसिस के साथ, ठीक है। मियोसिस 1 के साथ डिवाइड करेगा, सॉरी जो भी स्पेलिंग होते हैं, मियोसिस 1 के साथ डिवाइड करेगा। और जो मियोसिस 1 होती है वो हमें पता है कैसे होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन होती है यानी इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या था, डिप्लॉइड था, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है।
ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स हो जाएंगे। और किस कौन से होंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, ठीक है। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इन्होंने नेक्स्ट किसके साथ जरिए जाना है, इन्होंने नेक्स्ट जाना है मियोसिस टू के जरिए, ठीक है। मियोसिस टू के जरिए जाएंगे। जब मियोसिस टू के जरिए जाएंगे तो जो नेक्स्ट सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मतलब देखो जो मियोसिस टू होती है वो सेम कैसी होती है, माइटोसिस जैसी होती है। जब माइटोसिस टू मियोसिस टू और माइटोसिस के जरिए डिवाइड करेंगे तो फिर ये से कैसे सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल सेल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, वो एक स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है, टोटल फोर स्पर्म सेल्स बनते हैं, फोर स्पर्म सेल्स बनते हैं, ठीक है। फोर स्पर्म सेल्स जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, एक स्पर्मेटोजेनिक सेल से। और ये सारे के सारे कैसे हैं, इमेच्योर स्पर्म्स हैं, मतलब हम इनको स्पर्मेटिड्स कह सकते हैं, ठीक है। और जो स्पर्मेटिड्स हैं अब वो उनका नेक्स्ट क्या होगा, उनका नेक्स्ट ये होगा कि ये वाले जो सेल्स हैं इनको स्टोर भी किया जाएगा, ठीक है। और स्टोर करने के अलावा और इनको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और मेच्योर कहाँ पे किया जाएगा, कोडा एपिडिडेमस के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ के अंदर जाना, यानी इमेच्योर स्पर्म सेल्स का मैच्योर स्पर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोजोआ के अंदर जाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस वाला प्रोसेस यानी उसकी जो मैच्योरेशन है वो हो रही होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत जो हमारे पास सर्टोली सेल्स है उनके ऊपर, ठीक है। तो जो सर्टोली सेल्स है ना, इनका एक और नाम भी होता है, वो होता है नर्स सेल्स, ठीक है। और नर्स सेल्स के अलावा इनका एक और नाम होता है, वो कौन सा होता है, सस्टेंडिकुलर सेल्स, ठीक है। सस्टेंडिकुलर का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अब सपोर्ट कैसे कर रहे होते हैं, ये देखो ये मेरे पास जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे जो स्पर्मेटोजो है ना वो आके लगेंगे। वो क्यों लगेंगे, क्योंकि जो मेरे पास ये सर्टोली सेल्स होते हैं ना, इनका काम होता है इन्होंने नरिशमेंट देनी होती है, ठीक है। तो जब नरिशमेंट देंगे तो यहाँ पे सारी बात है फिर आके स्पर्मेटोजो तो लगेंगे, ठीक है। ये एक तो ये क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, मतलब जो है उसको, जो हमारे पास स्पर्मेटोजो होता है उसको नरिशमेंट देते हैं, उसको एक तरह से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो उस दूसरा क्या कर रहे हैं, उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको लिक्विड मीडियम दे रहे हैं, उसी स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ को लिक्विड मीडियम भी दे रहे हैं। इसके अलावा एक हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, हार्मोन इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन भी ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो कहीं पे यूज होता होगा जो अभी हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इनहिबिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है ना फैगोसाइटोसिस का काम भी कर रहे होते हैं। फैगोसाइटोसिस किसकी कर रहे होते हैं, जैसे अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पे कोई जो है कोई जरासीम आ जाए, कोई पैथोजन आ जाए, तो उसकी तो पता नहीं करेंगे या नहीं, लेकिन जो मतलब पुराने सर्टोली सेल्स है ना उनकी फैगोसाइटोसिस भी होगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना वेस्ट को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कैसे रहते हैं, सारा टाइम वही रहता है, डिप्लॉयड ही रहते हैं, ठीक है, सारा टाइम डिप्लॉयड रहेंगे। हमारे पास सर्टोली सेल्स है ना, अभी मैंने क्या बताया, नरिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो सारी बात है इनके पास अपने पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अगर इनके पास अपने पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो इनका इसका मतलब है इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा। जो है ना एक स्पर्मेटोजोआ बना के देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो उसका जो पहला पार्ट होता है ना उसको क्या कहते हैं कि वो हेड है, ठीक है। और हेड के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो उसकी नेक होती है। और नेक के बाद जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं कि वो उसका कौन सा पार्ट है, वो उसकी टेल है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सा पार्ट है, ये हेड पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं नेक, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टेल। अब जो एक स्पर्मेटोजोआ है ना उसने मूव करना है, वो मोटाइल होता है। और इसके अलावा इसके पास ये जो चीज़ है, ये क्या नाम है होता है इसका, के केस में फ्लैजेला, लेकिन यहाँ पे हम इसे टेल बोलेंगे, ठीक है। तो जो नेक है ना, अब देखो इसने अगर अपने टेल की मदद से मूव करना है तो इसे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे इसके पास बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे इसके माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होना तो उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं, उस ग्रुप को कहते हैं निबेनकर्ड। लेकिन ये हर जगह निबेनकर्ड नहीं लगाना जहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा तो यहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ पे तो हमने नहीं कहा कि ये निबेनकर्ड है नर्स सेल के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, ये निबेनकर्ड है, ठीक है। क्या हमें बैन करना है, माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रुप। अब जो हेड है ना उसकी बात करें तो उसके अंदर जो है ना एक तो होगा न्यूक्लियस मौजूद, ठीक है। अच्छा इसकी एक और बात करें ना तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा होता है। साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि अगर तो इसके अंदर पानी आ गया तो पानी जो है उसकी वजह से ये ज़रा जो है ना वो हैवी हो जाएगा, और हैवी होने की वजह से वो ज़रा तेज़ी से मूव नहीं कर सकेगा। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा होता है। इसके अलावा जो यहाँ पे ना इसके एक मौजूद होता है एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है ना वो एक पार्ट होता है, एक
गोल्जी अपरेटस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। कौन से वाले एंजाइम्स? लाइसोसोमल एंजाइम। जैसे हमारे पास लाइसोसोम होता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब उन एंजाइम्स का काम क्या है? उन एंजाइम्स का काम है कि जैसे देखो ये मेरे पास क्या है, ये एग है, ठीक है। तो इसने जाके ये जो स्पर्म सेल है, इसने यहाँ पे जाके जो है ना, यहाँ पे जाके इसको इसके अंदर जो है ना पेनिट्रेट करना है। तो लेकिन जो एग होता है ना, उसकी प्रोडक्शन के लिए उसके गिर्द एक लेयर मौजूद होती है। वो जो लेयर होती है ना, उस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा, ठीक है। और जो जोना पेलुसिडा होती है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसने यहाँ से एंजाइम्स निकालने होते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो एक होता है हाइलारोनिक एसिड, ठीक है। हाइलारोनिक एसिड यहाँ पे एक होता है। और इसी तरह अब ये तो हो गया ना हमारे पास, जो एक एग था उसके गिर्द जो लेयर थी उसका नाम था जोना पेलुसिडा। लेकिन इसी तरह जो हमारे पास होती है ना टेस्टीज, उसके गिर्द जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। यहाँ पे जो लेयर होती है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और इसी तरह यहाँ पे जो है ना वो मसल्स भी मौजूद होंगे जो मैंने बताए थे, डार्टर्स मसल्स, ठीक है। और इसके अलावा वो जो क्रीमेस्टर मसल्स है वो। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।